हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आ गया हूँ मैं आपके पास फिर से लेकर के मैथमेटिकल माइंडसेट बुक के रिव्यू को। और हम लोग पहुँच चुके थे चैप्टर नंबर 5 पे, रिच मैथमेटिकल टास्क। और मैंने आपसे डिस्कस किया था, ऑथर ने जिक्र किया है इस चैप्टर में 5 केसेस का, 5 इंसिडेंट्स का, जिसने ऑथर की ज़िंदगी में मैथमेटिक्स टीचिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए ये डिफाइन करने में उसकी बहुत हेल्प करी, जिसने ऑथर को इस चीज़ में समझने में हेल्प करी कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ाया जाए। तो हमने केस नंबर 1 डिस्कस कर लिया था और इस चैप्टर का अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। तो मैं लेके चलता हूँ आपको केस नंबर 2। तो यहाँ पे है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बात करने वाला है ऑथर द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे इस केस में ऑथर जिस इंसिडेंट्स की बात कर रहा है, उस इंसिडेंट से ऑथर को ये रियलाइज हुआ कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर होती है। तो ज़रा देखते हैं ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिससे ऑथर को ये रियलाइज हुआ कि विजुअलाइजेशन में कितनी पावर है। So let me start with this. The next case I want to share comes from a very different setting, a middle school classroom in a San Francisco Bay Area summer school where students had been referred because they were not performing well इन द स्कूल ईयर। तो ऑथर बात कर रहा है एक समर स्कूल की, जहाँ पे बच्चों को आना पड़ता है जब वो अपने रेगुलर स्कूल में उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं होती या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अमेरिका में मैंने देखा ये समर स्कूल का कल्चर है। रूटीन स्कूल के बाद 1 महीने का समर स्कूल होता है जिसमें सिर्फ उन बच्चों को आना होता है जो रेगुलर स्कूल में जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई हो या फिर जिनकी ग्रेडिंग प्रॉपर ना हो। आई वॉज टीचिंग वन ऑफ मैथ क्लासेस विद माय ग्रेजुएट स्टूडेंट एट स्टैनफोर्ड। तो ऑथर को यहाँ पे मौका मिला अपने कुछ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ 4 मैथ क्लासेस, 4 मैथ क्लासेस, किसी पर्टिकुलर स्कूल में 4 मैथ क्लासेस ऑथर ने और उसके ग्रुप ने कंडक्ट करी। वी हैड डिसाइडेड टू फोकस द क्लासेस ऑन अलजेब्रा बट नॉट अलजेब्रा एज एन एंड पॉइंट विद स्टूडेंट्स माइंडलेस सॉल्विंग फॉर एक्स। तो ऑथर ने बताया कि वो वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो बच्चों के साथ काम करेंगे अलजेब्रा के ऊपर, बट अलजेब्रा के ऊपर काम करते टाइम उनकी अप्रोच ऐसी नहीं होगी जिसमें हम अलजेब्रा को एक एंड पॉइंट प्रोडक्ट की तरह देखिए कि हाँ बच्चों को अलजेब्रा पता चल गया क्या होता है, दैट्स इट। नो, एंड दे डोंट वांट कि बच्चे टू फाइंड जस्ट कीप ऑन वर्किंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नॉर्मली हम अलजेब्रा से समझते हैं कि जहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर लेटर्स आ जाते हैं, लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता था कि बच्चे अलजेब्रा को सिर्फ एक एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, लेटर्स की वैल्यू फाइंड करने की तरह देखें। इंस्टेड, जबकि we taught algebra as a problem solving tool that could be used to solve rich engaging problems। तो algebra बच्चों को ऑथर बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहता था अलजेब्रा से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह। वो अलजेब्रा उनको देना चाहता था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल की तरह जिसको वो यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। The student had just finished 6th and 7th grade and most of them hated math। तो यहाँ पे बच्चों का बैकग्राउंड बताया गया है कि वो जो बच्चे थे वो थे जिन्होंने 6th और 7th ग्रेड फिनिश किया था और उनमें से ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स से नफरत करते थे। Approximately half the student had received the D or an F in their previous school year। ज़्यादा लगभग आधे बच्चे ऐसे थे जिनको अपने प्रीवियस स्कूल ईयर में या तो ग्रेड डी मिला था या फिर ग्रेड एफ मिला था, मींस फेल कर रहे थे बच्चे वो ना। In developing a curriculum for the summer school, we drew upon a range of resources including Mark Driscoll's books, other Parker mathematics problems। तो ये जो समर स्कूल था इसका करिकुलम डिजाइन करने के लिए ऑथर ने बहुत सारे रिसोर्सेज को रेफर किया जिनके नाम ऑथर ने यहाँ पे हमें मेंशन किए हैं। मार्क Driscoll's book, the other Parker's mathematical problem, two curriculum from England, और 2 इंग्लैंड के करिकुलम्स को रेफर किया
एक करिकुलम का नाम है स्माइल विच स्टैंड फॉर सेकेंडरी मैथमेटिक्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, और दूसरे का नाम है पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ये दो करिकुलम्स रेफर किए और उसके बाद इस समर स्कूल के लिए ऑथर ने करिकुलम बनाया। द टास्क दैट क्रिएटेड दिस केस, और जिस टास्क की बात की जाने वाली है इस केस के अंदर, came from Rutherford Parker। वो टास्क आया था Rutherford Park's मैथमेटिकल प्रॉब्लम से। It asked the student to extend the growing pattern shown in। अच्छा, इस टास्क के अंदर बच्चों से एक्सपेक्ट किया गया है कि वो एक्सपेंड करें एक पैटर्न को। Let me show you that pattern। Where is that pattern? Rich mathematical task। Oh, pattern is not here. Let me look for this pattern on some other resource। So ये देखिए, ये है वो पैटर्न जिनसे बच्चों को ये पैटर्न दिखाया गया। हाउ डू यू सी दिस शेप्स ग्रोइंग। तो बच्चों से ये पूछा गया कि यहाँ पे जो आपके सामने एक पैटर्न है जिसके अंदर आप कुछ शेप्स देख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पैटर्न हियर, then the second shape here, then the third shape here। तो बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया गया कि वो ये बताएं कि हाउ डू यू सी द शेप्स ग्रोइंग। यहाँ पे जो शेप्स है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, आपको ये पता लगाना है। मैं वापस लेके चलता हूँ। द स्टूडेंट सेड प्रीवियस the task that created this case of man this made out of multiplying cubes to find how many cubes there would be in the 100th case। और फिर बच्चों से कहा गया पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से ये जो टास्क है इसमें पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जो 100th केस होगा इस पैटर्न के अंदर, उसके अंदर कितने क्यूब होंगे, कितने स्क्वायर। यहाँ पे 2D शेप है तो मैं कह सकता हूँ कि कितने स्क्वायर होंगे, उसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे ये हमें पता लगाना है। तो ये कुछ टास्क दिया गया। द स्टूडेंट हैड मल्टीलाइन क्यूब्स टू वर्क विथ। स्टूडेंट्स के पास कुछ मल्टीलाइन क्यूब्स थे जिनके साथ वो काम कर सकते थे। मीन्स इट वॉज अ काइंड ऑफ हैंड ऑन एक्टिविटी। इन आवर टीचिंग वी इनवाइटेड द स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर in a group to discuss ideas. Sometimes groups we teachers choose, other time groups the students choose। Okay, so this is how the groups are made in the regular classroom। One on the day in question I noticed an interesting grouping of 3 boys। तो यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि इस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन मैंने ये प्रॉब्लम दी थी, मैंने उस दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग ऑफ 3 बहुत इंटरेस्टिंग 3 बच्चों का ग्रुप देखा। क्या था उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग? 3 ऑफ द नॉटीएस्ट बॉयज इन द क्लास। तो जो 3 सबसे शरारती बच्चे थे क्लास के, they did not know each other before coming to the summer school, but all 3 spent most of the first week of summer school either off task or working to pull others off task। तो ये जो बच्चे थे, 3 बच्चे, ये समर स्कूल में आने से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, और समर स्कूल का जो पहला हफ्ता था वो पूरा का पूरा उन्होंने कैसे स्पेंड किया था, या तो दूसरे बच्चों को परेशान करके, और हमेशा वो किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रहते थे जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती थी। मतलब कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। मतलब कि ये वही बच्चे हैं जिनको नॉर्मली हम लोग क्लास में डांट के कोने में बिठा देते हैं या क्लास से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ। द बॉयज वुड शाउट थिंग ओके लेट मी सी मोर कन्वर्सेशन इन द अर्ली। जॉर्ज, तो बच्चों का नाम बताया यहाँ पे। पहला बच्चा है जॉर्ज, जिसको मिला है F ग्रेड लास्ट मैथ क्लास में, मतलब कि जो उसका 6th क्लास रही है या फिर 7th क्लास रही है। देन कार्लोस को मिला है D, एंड लूका, और लूका को मिला है A, एक्सेप्शनली A। ये बच्चा वो होगा जो मैथमेटिकली स्मार्ट भी है और शरारती भी है। बट द मैथ टास्क फॉर 70 minutes विदाउट एवरी स्टॉपिंग विदाउट वेट। इसमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की प्रॉब्लम है। शुड वी टेल दिस? Incredible, the 3 boys worked on this math task for 70 minutes without ever stopping, becoming distracted or moving off task। तो ऑथर ने कुछ बहुत ही अनयूजुअल नोटिस किया यहाँ पे
कि ये तीनों के तीनों बच्चे 70 मिनट तक उस टास्क में इतना एंगेज थे, ना तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे, ना वो इधर उधर ध्यान दे रहे थे। एट वन पॉइंट, और इनफैक्ट एक बार ऐसा भी हुआ, सम गर्ल केम ओवर एंड पोक देम विद पेंसिल which caused the boys to pick up their work and move to another table। तो देखो क्या कैसा रहा, एक लड़की आती है और वो उसको पेंसिल चुभो करके परेशान करने की कोशिश करती है, बट वो लड़का उस टास्क के अंदर इतना ज्यादा एंगेज था कि वो वहां से उठ के अलग जाकर के अपने टास्क में फिर से लग गया। दे वर सो इंटेंसली एंगेज इन द टास्क एंड वर्किंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल ऑफ आवर लेसन्स वर वीडियो टेप्ड, and when we reviewed the film of the boys working that day, we watched a rich conversation about the number pattern, visual growth, algebraic generalization. Part of the reason for the boys' intense engagement was an adaptation to the task that we had used, an adaptation that can be used with any math task. Oh, the adaptation that can be used with any math task. In classroom, typically when function tasks such as the one we gave to the student are assigned, they are usually given with the instruction to find the 100th case, some other high number, and ultimately the nth case। तो ऑथर ने कहा कि यूजुअली जब इस तरह का क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है तो उसमें बच्चों से पूछी जाती है कि आप 100th टर्म बताइए या 120th टर्म बताइए। इस तरह से डायरेक्टली एक बहुत ही हाई टर्म पे जंप किया जाता है और बच्चों को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के, पहले हम बच्चों को सिखा चुके थे फॉर्मूला कि जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर जो आप लोगों ने भी अपने स्कूल में पढ़ा होगा, हम भी आजकल पढ़ाते हैं, बच्चों को nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला दे दिया जाता है तो बच्चा डायरेक्टली फॉर्मूले पे जंप करके फाइंड कर लेता है टर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वी डिड नॉट स्टार्ट विद दिस। Instead, we asked the student to first think alone before moving to group work about the ways they saw the shape growing. We encouraged them to think visually, not with the number, and to sketch in their journals, showing us where they saw the extra cubes in each case। तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी वो कुछ इस तरह की थी। हमने बच्चों से कहा कि आप लोग विजुअली सोचिए कि पिक्चर किस तरह से ग्रो कर रही है, कैसे हर पिक्चर में नए स्क्वायर्स आ रहे हैं, किस तरह से हर पिक्चर में नए स्क्वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, बच्चों का ग्रुप बनाने से पहले उन्हें सेपरेटली उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए मोटिवेट किया गया। द बॉयज सॉ द ग्रुप ऑफ द शेप इन डिफरेंट वेज। Luke and George saw the growth as cubes added to the bottom of the shape each time. This later became new by the class। देखता हूं मैं आपको दिखाता हूं कि ल्यूक ने और जॉर्ज ने किस तरह से इस पैटर्न को देखा। ल्यूक ने और जॉर्ज ने, जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिया गया है कि ल्यूक का रिस्पॉन्स किस तरह का, ल्यूक ने इस तरह से देखा, वाइल जॉर्ज ने देखा इस तरह से, और कार्लोस का वर्क कुछ इस तरह का था। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह की अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती थी। देखिए जरा, पॉसिबिलिटीज शायद इसमें नहीं है और नो इसमें भी नहीं है, सॉरी, वो पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे नहीं डाल पाया। तो आप बुक को रेफर करना, आपको बुक में मिलेंगी किस तरह से ये पैटर्न बढ़ता है, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हर बच्चे ने अपने अपने तरीके से सोचा। यहाँ पे ऑथर जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि देखो, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की बजाय जरूरी है कि बच्चा उसमें एंगेज हो, बच्चा सोचना स्टार्ट करे। और जब बच्चा सोचना स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन ग्रो करेगा टाइम के साथ। तो हमारी मैथमेटिकल क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अर्थमेटिक प्रोग्रेस का फॉर्मूला याद हो गया या हमारे बच्चे को हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला याद हो गया। नो, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चा किसी प्रॉब्लम को देख करके सोचना सीखे। और यहाँ पे जो बच्चे को प्रॉब्लम दी गई थी, यहाँ पे जिस प्रॉब्लम के बारे में बच्चे से एक्सपेक्ट किया गया था कि बच्चा उस प्रॉब्लम को लेकर के सोचे, उस प्रॉब्लम के
अंदर देखो डायरेक्टली नंबर्स पे जंप नहीं किया ऑथर ने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि बच्चे पिक्चर्स को देख करके ये आइडेंटिफाई करें कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो एक तरह से जिन बच्चों के अंदर नंबर का फोबिया है वो बच्चे भी मैथमेटिक्स टास्क में अपने आप को एंगेज कर पाए बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो मुझे ये केस बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे भी रियलाइज हुआ कि किस तरह से जिन बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ नेग्लेक्टिंग देम हमें कोशिश करनी चाहिए ये जानने की कि वो बच्चे किस तरह से मैथमेटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी क्लास में, किस तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में क्लासरूम में इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं और अपनी मेंटल ग्रोथ उनकी एंश्योर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं केस 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टॉप।